हेलो फ्रेंड्स। अभी आप लोगों का सीडीपीओ चल रहा है। सीडीपीओ कल या परसों एग्ज़ाम होने वाला है, तो सीडीपीओ के लिए हमने कुछ अच्छे प्रैक्टिस सेट्स लेकर आए हैं हम लोग। उसके तहत कोशिश ये है कि जो 67th बीपीएससी में प्रश्न पूछे हैं उसी लाइन पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए हैं हम लोग। दीज आर द फ्रेश क्वेश्चंस एंड यू विल लव इट फॉर श्योर। इसके डिस्कशन को आप पूरा देखिए, क्योंकि इसको हमने करंट से और बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन देने की हमने कोशिश की है और आपको पसंद जरूर आएगा। और सीडीपीओ में जाने से पहले इसको जरूर देख लो। दूसरी बात, जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए भी आप इसको अटेम्प्ट तो जरूर लेना, है ना। अटेम्प्ट लेने में देखो, हमेशा हम लोग बोल रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ द क्वेश्चंस। गार्बेज क्वेश्चन करने से बचो यार, है ना। कुछ थोड़ा सा देखो, बहुत लोग बोलता है कि आईआईटीएंस का सिलेक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो व्हाट टू अटेम्प्ट एंड व्हाट टू लीव। 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो, सारा गार्बेज क्वेश्चन है। इनपुट बाय आउटपुट का रेशियो देखा करो, है ना। तो इस तरह से आप देखिए। पहला क्वेश्चन है कि विच ग्लैंड इज ऑफन कॉल्ड एज द थर्ड आई। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, इसलिए पूछा गया है क्योंकि अभी पिछले वाले एग्जाम में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीनियल ग्लैंड। देखिए, ग्लैंड पर हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, गो एंड वॉच दैट वीडियो। देखो, पीनियल ग्लैंड के बारे में क्या है ना, कि इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट करके बताएंगे। पीनियल ग्लैंड जो है, इट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इट इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। दूसरी बात यह है कि इसका लोकेशन कहाँ है? ब्रेन में लोकेशन है। तीसरी बात यह है कि ये जो इसका सेक्रेशन है, उस सेक्रेशन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है? मेलाटोनिन जो है आपके सर्कैडियन रिदम को बैलेंस करता है। व्हाट इज दिस सर्कैडियन रिदम? आप कब सोएंगे, कब जगेंगे, ये सारा चीज़ जो है इस पर निर्भर करता है। कोई आदमी बोलता है कि हमको 10 बजे नींद आ जाता है। जब आप लाइट बंद करते हैं तब मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है या नहीं होता है, ये सारा चीज़ जो लाइट पर भी निर्भर करता है। कोई आदमी बोलता है कि जब लाइट बंद रहेगा तभी हमको नींद आता है। वो सारा चीज़ मेलाटोनिन जो है उसके सिक्रेशन पर निर्भर करता है। सिंस इट कंट्रोल्स योर स्लीप साइकिल, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज तीसरा आंख, है ना। इट इज कॉल्ड एज द सर्कैडियन रिदम। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को आप क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को आप मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वेयर? इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्रेन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें 2-3 चीज याद रखिएगा। ये मास्टर ग्लैंड है कि दुनिया भर का हार्मोन सिक्रीट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन करेगा, ग्रोथ हार्मोन करेगा। साथ साथ अगर आप देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 चीज़ बहुत ही करता है। एक है वैसोप्रोसिन का सिक्रीशन करेगा, जिसको आप एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। दूसरा ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन करेगा। हम बार बार ऑक्सीटोसिन पर इंफेसाइज करना चाहते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन इज नॉट अ सेक्स हार्मोन। इट इज नॉट अ सेक्स हार्मोन इन द सेंस दैट ये जो माता है, माता का जो मिल्क का सिक्रेशन होता है डिलीवरी के बाद, दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीटोसिन। जो माता का जो दूध का सिक्रेशन है वो अमृत है, और बच्चों के साथ एक तरह से बच्चे के लिए वो अमृत पान है, क्योंकि बहुत ही उसको इम्यूनिटी प्रदान करता है। और इस तरह से इस हार्मोन को आप लव हार्मोन भी बोलते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है। पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा 66 में कि ऑक्सीटोसिन कौन सा हार्मोन है, तो इट इज नॉट अ सेक्स हार्मोन। एस्ट्रोजन इज अ सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन इज अ सेक्स हार्मोन, ठीक है। रिलैक्सिन इज अ सेक्स हार्मोन which relaxes the body during the pregnancy or during the delivery, but oxytocin is not a sex hormone, it is a love hormone and it helps in the secretion of the milk, ठीक है। थाइमस वुमस के बारे में हम नहीं बता रहे हैं यार, पुराना वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है ना। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। Who called the Congress a begging institute? This is very important। क्यों है? आपको लग रहा हो कि एक नॉर्मल क्वेश्चन है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन विच हैज बीन लिंक्ड टू द बिहार, एंड दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रिशिएट द थिंग्स। नहीं तो रटते रहो, 50 आदमी 50 चीज बोला है एंड यू विल फेल। आई एम टेलिंग यू द ब्रूट जो चीज़ें हैं वो हम बता रहे हैं। ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट किसका है? अरबिंदो घोष का है। ये स्टेटमेंट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अरबिंदो घोष इज समहाउ रिलेटेड टू द बिहार। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ ही इज रिलेटेड टू द बिहार। अरबिंदो घोष के बारे में एक चीज़ याद रखिए। जब 1908 का अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस होता है, जिसको आप मुजफ्फरपुर कांड बोलते हैं, जिसमें किंग्सफोर्ड को मारने जाता है और पिंगली की पत्नी और बेटी को मार देते हैं, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, तो उसको ये डिफेंड करते हैं अखबार में। जब डिफेंड करते हैं तो इन पर राजद्रोह लगता है, सेडिशन लगता है, और इनको जेल में भी रखा जाता है अरबिंदो घोष को। तो अरबिंदो घोष जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कांग्रेस के प्रति कि एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही इज समहाउ रिलेटेड टू द बिहार, और वो जो अलीपुर बॉम्ब केस है उससे रिलेटेड है। अरबिंदो घोष के बारे में आप देखेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट के समय बहुत ही एक्टिव हैं, और
उसके बाद 1912 और 1910 के बाद ये पौंडीचेरी चले जाते हैं और फिर योगा वगैरह करने लगते हैं। और 1926 के आसपास, अगर हमको ख्याल ठीक है, तो 1926 में अरबिंदो आश्रम का निर्माण करते हैं पौंडीचेरी में, जो उस समय फ्रेंच का ये था, गुलाम था। इनका अगर आप देखेंगे तो इनकी एक पोयम बहुत फेमस है दोस्त। उस पोयम का नाम है सावित्री। ठीक है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। इनकी पोयम है सावित्री, 2000 लाइन्स में, और बड़ा खूबसूरत पोयम है। और एक न्यूज़पेपर ये निकालते थे अरबिंदो घोष, और उस न्यूज़पेपर का नाम था आर्या। ठीक है, कब निकालते थे? 1914 में। और 1910 के बाद ये एक तरह से राजनीति वगैरह छोड़ देते हैं स्वदेशी मूवमेंट के बाद, और फिर ये योगिक प्रैक्टिस और इंटरनल योगा में चले जाते हैं और अपना बेस को पौंडीचेरी बना लेते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बिपिन चंद्र पाल को क्या कहा जाता है? लाल बाल पाल वाला हैं। बिपिन चंद्र पाल को फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट। ठीक है, ये सब नीति आयोग है, समझ रहे हो ना? जो अनुशीलन समिति वाला जो सब कैंडिडेट है, ये सब बम फेंकेगा। ठीक है, तो अनुशीलन समिति के लोग बम फेंकेंगे, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, ये जो बॉस लोग हैं ना, ये सब मेंटोर हैं, ये सब बुद्धि देंगे, अखबार में सब इग्नाइट करेंगे, है ना? ये सब नीति आयोग हैं कि ऐसे करना वैसे करना, और भाई लोग जाके बम पटकते थे। अमर्त्य सेन वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन का अगर आप देखेंगे तो अमर्त्य सेन को पहले करंट से लिंक करो। अमर्त्य सेन अभी हाल में एक किताब लिखे हैं, 2021 में एक किताब लिखे। किताब तो बहुत लिखते हैं, पर 2021 वाला जो करंट में पूछ सकता है, इनकी किताब का नाम है होम इन द वर्ल्ड। ये सब तो इंटरनेशनल सिटीजन हो गए हैं भाई। होम इन द वर्ल्ड इनकी रचना है, 2021 में पूछा जा सकता है आपके करंट में। अमर्त्य सेन को कब मिलता है नोबेल पुरस्कार? 1998 में मिलता है। लेफ्ट विंग वाले हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। करेक्ट आंसर है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अमर्त्य कर्व वगैरह कुछ नहीं है दोस्त। गिन्नी कॉफिशिएंट किससे रिलेटेड है? देखो अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पे एक सीरीज लेकर आएंगे, मत घबराइए। जो गिन्नी कॉफिशिएंट है ना, ये इनइक्वलिटी को मेजर करता है कि असमानता कितना है देश में, उसको मेजर करता है, इनइक्वलिटी को। और ये किस पर निर्भर करता है? ये लॉरेंज कर्व से निकलता है दोस्त। लॉरेंज कर्व होता है, उसको छोड़ो, है ना, वो तो इकोनॉमिक्स का है, पर थोड़ा सा याद रखना कि लॉरेंज कर्व से निकलता है इनइक्वलिटी। अगर गिन्नी की वैल्यू जो होती है वो 0 और 1 के बीच में वैरी करना है, 0 होगा या 1 होगा। अगर गिन्नी का वैल्यू 0 हो गया तो इसका मतलब कि एक परफेक्ट इक्वलिटी है, समाज में असमानता बिल्कुल भी नहीं है ना? ये लाइन y बराबर x का हो जाता है, छोड़ो। ठीक है, अगर गिन्नी की वैल्यू 1 है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है ना। अगर गिन्नी की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हो गया कि देयर इज कंप्लीट इनइक्वलिटी, कंप्लीट कियोस। ठीक है, कंप्लीट इनइक्वलिटी इट इज। ठीक है, इनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिलता है। और इसी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के तहत आप बाद में देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कैलकुलेशन वगैरह होना स्टार्ट होता है। ठीक है, जीडीपी का कैलकुलेशन कौन करवाता है? कुजनेट। ये आइडिया कुजनेट का है, और इसके लिए बाद में कुजनेट कर्व भी बनता है। तो जीडीपी कैलकुलेशन जो हम लोग नहीं करते हैं, C+I+G+NX। कुछ लोग कहता है कि आप तो पूरा इकोनॉमिक्स में अगर इसका आप जिक्र नहीं करते तो आपका खाना नहीं पचेगा। सच्चाई है दोस्त, है ना? सबसे महत्वपूर्ण यही है। Which article of the Constitution deals with the president rule in the state? It is not a garbage question. It is a very classic question. President rule, राष्ट्रपति शासन इन स्टेट की बात हो रही है। आप स्टेट पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं तो देखिए, आर्टिकल 352 किससे डील करता है? नेशनल इमरजेंसी से डील करता है। हम लोग पॉलिटी पे भी कोशिश करते हैं लेकर आए कुछ अच्छा वीडियो। आर्टिकल 370 भारत का इन्वेंशन है। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब पूरे विश्व में कहीं नहीं है, आर्थिक इमरजेंसी लगाएगा। 75 बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है। ये राष्ट्रपति महोदय जो बॉस है उसको एक एक्सट्रीम पावर देता है। अगर बॉस को मन है कि रोहित को प्रधानमंत्री बना दें बिना चुनाव लड़े हुए, बिना कुछ किए हुए, राष्ट्रपति इज वेल विद इन हिज राइट्स टू अपॉइंट मी एज द प्राइम मिनिस्टर। वो अलग बात है कि हमको 6 महीना में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्यता लेना होगा, पर उनको पूरा राइट है कि रोहित को प्रधानमंत्री बना दें। ठीक है, बिकॉज देयर इज नथिंग विच इज मेंशन कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। केवल 75 ये कहता है कि राष्ट्रपति शैल अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, दैट्स इट। कौन बनेगा, कैसे बनेगा, क्या रहेगा, ये सब किसके पर निर्भर करता है? राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। आर्टिकल 356 किससे डील करता है? ये प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट से डील करता है। और जब प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट से डील कर रहा है
वी हैव व्हाट, वी हैव अ फेडरल स्ट्रक्चर। जब फेडरल स्ट्रक्चर है विच इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, द फेडरल स्ट्रक्चर है तो केंद्र भी है और राज्य भी है, एंड दिस फेडरल स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज बीन क्वाइंड इन द केशवानंद भारती केस, बट आवर फेडरल सिस्टम इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ झुका हुआ है, देयर इज नो डाउट इन दिस। तो इस फेडरल स्ट्रक्चर के तहत एक प्रोविजन है कि अगर स्टेट मशीनरी फेल कर जाता है, स्टेट में सरकार नहीं बन पाता है, गवर्नर रिकमेंड करता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तो द स्टेट will be taken under the control of the center, and this is what the president rule is all about। जो 356 लगता है तो उसके लिए जो केंद्र की सरकार है वो उसके में बदमाशी करना स्टार्ट करती है। वो जब बदमाशी करना स्टार्ट करती है, द सुप्रीम कोर्ट स्टेप्ड इन एंड इट केम विद अ वेरी फैंटास्टिक जजमेंट एंड अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट विल बी द राइट वर्ड। लैंडमार्क जजमेंट से आता है, एस.आर. बोमई कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहते हैं। एस.आर. बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहता है कि सिंस द फेडरल स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड व्हेन यू अप्लाई द प्रेसिडेंट rule in the state, you are making the federal structure a unitary structure which is violating the basic structure of the constitution, hence there must be a check and balance on this। और फिर एस.आर. बोमई केस में बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट देता है, बोलता है कि the application of the president rule in the state is not absolute। ये एब्सोल्यूट नहीं है आपका, क्योंकि आप फेडरल स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इट इज नॉट एब्सोल्यूट। वंस यू अप्लाई द स्टेट, आप जब राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, इट मस्ट गेट द सिग्नल, इट मस्ट गेट द क्लियरेंस फ्रॉम द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ। अगर 2 महीना के अंदर क्लियरेंस नहीं मिलता है, पास नहीं होता है, द राष्ट्रपति शासन इन द स्टेट विल फेल, और वहाँ से राष्ट्रपति शासन उठ जाएगा। दूसरी बात, जो प्रेसिडेंट महोदय हैं, इट विल नॉट बी अप्लाइड एज पर द विम्स एंड द फैंसीज ऑफ द प्रेसिडेंट, बिकॉज इट इज अगेन वायलेटिंग द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द फेडरल स्ट्रक्चर। तो उनका कहता है कि एब्सोल्यूट नहीं है, हम लोग उसको जज करेंगे। अगर आप लगाएंगे राष्ट्रपति शासन तो द कोर्ट इज वेल विद इन इट्स राइट टू अप्लाई इट माइंड। तो ये जो है जजमेंट बहुत ही लैंडमार्क है। पूछा जा सकता है कि एस.आर. बोमई केस इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त। पाहुल सिस्टम, इसको डिटेल में बताएंगे, है ना, बाकी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर है आपको खालसा पंथ से। क्यों महत्वपूर्ण है बताएंगे। हु हैज़ रिटन द बुक लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी? बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये। लुइस फिजर लिखते हैं। सब किताब पढ़ा करिए, अगर वक्त कभी मिले ना तो जरूर ये सब किताब पढ़िए, है ना। लुइस फिजर लिखते हैं। कैथरीन मयो की एक किताब है, उस किताब का नाम है मदर इंडिया। ठीक है, मदर इंडिया। पॉलिटी बताते बताते जोश में आ जाते हैं, उसमें बहुत दिक्कत हो जा रहा है। राजाजी जो हैं, राजाजी एक पार्टी बनाते हैं। राजाजी किसको बोलते हैं? सी राजगोपालचारी को स्वतंत्र पार्टी बनाते हैं। कब बनाते हैं स्वतंत्र पार्टी? 1959 में बनाते हैं। गांधी जी इनको क्या कहते हैं? गांधी जी कॉल्ड हिम, गांधी जी के समधी हैं, इंडियाज कॉन्शियंस कीपर, आत्मा के रखवाले, इंडियाज कॉन्शियंस कीपर गांधी जी बोलते हैं। सब हम लिख देंगे गांधी जी, शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, बाद में स्क्रीनशॉट लेने में बड़ा दिक्कत हो जाता है जब क्वेश्चन टकराता है। तो इंडियाज कॉन्शियंस कीपर। निखिल भाई बहुत हल्ला करना स्टार्ट कर देंगे, तुम पूरा लिखते नहीं हो, कोड वर्ड में लिखते हो, लगता है कि कंप्यूटर का कोड लिखा जा रहा है, कैसे माना जाएगा, स्क्रीनशॉट में दिक्कत होता है, तो भाई बहुत नाराज़ हो जाता है। तो इंडियाज कॉन्शियंस कीपर गांधी जी कहते हैं। दूसरी बात, राजाजी को वाइजेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कौन कहता है वाइजेस्ट मैन ऑफ इंडिया? सबसे देश के बुद्धिमान व्यक्ति, एक बहुत बड़े आरजे कैसी कहते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कुलगर्दी इज फेमस फॉर व्हाट? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यार। कुलगर्दी इज फेमस फॉर द गोल्ड। कहाँ पर है? कुलगर्दी इज लोकेटेड इन, कौन सा लें, ये वाला लेंगे, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में है ना। अच्छा ये बताइए, सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ है गोल्ड का? ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भंडारण है, पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? हमको बहुत नापसंद है वो देश, चाइना सबसे ज़्यादा करता है। ये बताइए कि सबसे ज़्यादा देश में रिजर्व भंडारण कहाँ है? कर्नाटक। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। अब जो तेज लड़का है वहाँ पे हमको फटाक से काउंटर कर देगा, है ना। जो तेज और होशियार लड़का है, जो नॉर्मल आदमी है उसके लिए तो ये चीज़ लगा, लेकिन जो तेज लड़का है वो हमको फटाक से काउंटर कर देगा कि ये बताओ भाई, कुछ दिन पहले तुम बताए कि सबसे ज़्यादा देश में भंडारण सोना का कहाँ है? बिहार में अपना।
और आज बोल रहे हो कि कर्नाटक में है। देखो दोस्त, अगर इंडियन ईयर बुक से पूछता है तो इंडियन ईयर बुक और इंडियन मिनरल्स बुक के हिसाब से सबसे ज़्यादा भंडारण जो है, जो रिजर्व्स हैं, वो कर्नाटक में है। पर जो अगर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट जो देते हैं प्रहलाद जोशी जो माइनिंग मिनिस्टर थे, उसके हिसाब से देश का 44% गोल्ड डिपॉजिट जो है वो बिहार में पाया जाता है। और बिहार में कौन जिला? जमुई। जमुई किस लिए फेमस है? मिनी शिमला के लिए, सिमुलतला, है ना, वो सब बताया हुआ है, सुरभि मैडम के वीडियो में देखिएगा, वो सब बताया हुआ है, सिमुलतला वगैरह। तो जमुई में सबसे ज़्यादा 44% ऑफ द गोल्ड रिजर्व की बात कही गई है पार्लियामेंट में। तो अब आप पे निर्भर करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। इंडियन मिनरल बुक के हिसाब से पूछा है तो कर्नाटक मारिएगा, अगर वो पार्लियामेंट के स्टेटमेंट से पूछ लेता है तो 44% गोल्ड रिजर्व बिहार में है, और हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे कुछ दिन में, है ना। गुलगर्दी वाला मामला हो गया यार, ख़त्म। कितना है रे भाई? हु हैज़ रिटन द बुक राइटिंग ऑफ माई लाइफ? एक तो स्किप किए हैं, मत घबराओ यार, उसको डिस्कस करेंगे। हु हैज़ रिटन द बुक राइटिंग ऑफ माई लाइफ? इसका करेक्ट आंसर है रस्किन बॉन्ड। इसलिए महत्वपूर्ण होता है ना कि रस्किन बॉन्ड जो भी कोई किताब लिख रहा है ना यार, वो पूछता ही पूछता है। पता नहीं बीपीएससी को एफिनिटी है, आपका जैसे होता है ना, कुछ आदमी के प्रति वो नॉनसेंस भी काम करेगा, बस आपके दिल में प्यार उमड़ेगा, घुमड़ेगा, कितना भी बेकार काम करेगा। उसी तरह से बीपीएल का मोहब्बत है, बीपीएससी का है रस्किन बॉन्ड और जेके रॉलिंग, भाई का एकदम प्यार है। तो हम लोग भी, अगर प्यार है तुम डाल तो हम लोग भी पात तैयारी उसी तरह से करेंगे, है ना। सगारिका घोष होगा। रस्किन बॉन्ड की जो किताब है, एक है राइटिंग ऑफ माई लाइफ, और अभी देखिए लोग किताब बहुत लिखे हैं, पर इस साल जो लिखे हैं उसके लिए है। दूसरी इनकी किताब है लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट भारत के 75 साल पे लिखते हैं एंड 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस रस्किन बॉन्ड की किताब है। जेके रॉलिंग की जो किताब है ना, उसका नाम है क्रिसमस पिग, इस साल जो लिखे हैं ये, ठीक है। सगारिका घोष जो है ना, ये इसकी बीवी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी हैं। किसकी वाजपेयी हैं? सॉरी, क्या नाम है यार उसका, जो आज तक वाला है, राजदीप सरदेसाई की पत्नी है सगारिका घोष, ठीक है। झुम्पा लहरी की जो किताब है शायद है वेयर अबाउट, इस साल लिखे हैं, चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स, और यार एक और फिर क्वेश्चन एक छूट रहा है कुछ, हाँ। प्रोविजन ऑफ द सेंसस, जो सेंसस होता है, इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर इज ई, है ना। इसमें नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है, क्योंकि बीपीएससी इस बार आर्टिकल पूछा है। जैसे आर्टिकल 300 पूछा है, तो हमारी कोशिश हुई कि जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ना उसको आपको ले लें। तो आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस लिस्ट में आता है? केंद्रीय लिस्ट में आता है, सेंट्रल लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। उसके तहत 246 से किया गया है। जो 2011 वाला सेंसस है वो कौन उसको लीड करते हैं? चंद्रमौली जी लीड करते हैं, ठीक है, चंद्रमौली जी लीड करते हैं। देखो आर्टिकल नंबर 262 तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहले बताया हुआ है, इंटर वाटर डिस्प्यूट, दो राज्यों के बीच में अगर पानी को लेकर विवाद होगा उससे डील करेगा। आर्टिकल नंबर 263 बहुत महत्वपूर्ण है, इंटर स्टेट काउंसिल कौन बनाता है? राष्ट्रपति महोदय को जब फिट करेगा बनाएंगे। कौन हीड करता है? माननीय प्रधानमंत्री जी हीड करेंगे। 1, 2 का 4 सुप्रीम कोर्ट से डील करेगा। आर्टिकल नंबर 61 इम्पीचमेंट ऑफ द राष्ट्रपति से डील कर रहा है। जो हमको यार इंपॉर्टेंट लगा, सोचे कि आपको बता दें, इम्पीचमेंट ऑफ बॉस। आर्टिकल नंबर 72 पार्डनिंग पावर ऑफ बॉस, जो क्षमा आपको देते हैं, पार्डनिंग पावर ऑफ, कोई कुछ भी कहे कि प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है, बॉस अपना एक ही, ठीक है। दूसरा ये देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट और द समिट विल बी हेल्ड इन इंडिया इन 2023? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यार। देखिए 2023 में कौन कौन समिट होना है। अभी क्वाड का जो समिट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ है। 2022 वाला समिट कहाँ होगा? जापान में होना है। और 2023 वाला समिट कहाँ होना है? अपने मोहब्बत के पास होना है, इंडिया में होना है। देखो G20 का जो समिट हुआ है वो G20 को हम ऐसे याद रखे हैं, आई। कुछ आदमी का आदत होता है ना, मैं, ठीक है। तो आई किसके साथ? 2021 में। आई मतलब इटली, इटली मतलब रोम। दूसरा 2022 होना था भारत में, भारत बोला कि भाई हम लोग तैयार नहीं हैं, इंडोनेशिया को बोला तू कर ले। 2023 में भारत में होगा, अपने मोहब्बत में, ठीक है। ख़त्म करिए, पूछ लेता है इस तरह का।
अब आएंगे हम लोग गुरु गोविंद सिंह वाला पे दबा के, वो बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु गोविंद सिंह का जो है ना सिस्टम रिलेटेड है बिहार से, है ना, तो बिहार से रिलेटेड है तो हम लोगों को गुरु गोविंद सिंह को थोड़ा सा अच्छे से कर लेना होगा। देखिए गुरु गोविंद सिंह का क्या हो रहा है टैब में, 22 दिसंबर को, दूसरा कलम, अच्छा कलम कुछ लिखो, ये लेंगे, चलो 22 दिसंबर को, 2-3 डेट याद रखो जो करंट से लिंक करेंगे। अभी देखो आप, 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ होता है? पटना। पिता का क्या नाम है? गुरु तेग बहादुर। अगर आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाएंगे तो देर इज़ नो मेट्रो स्टेशन लाइक ए मुखर्जी नगर, यू विल हैव टू गेट डाउन एट द गुरु तेग बहादुर नगर जीटीबी मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से आपको 10 रुपया में ऑटो पकड़ के जाना होगा मुखर्जी नगर, ठीक है। तो 22 दिसंबर 1666 को पटना में इनका जन्म होता है। पिता कौन है? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर कितने नंबर के गुरु हैं? 9वें नंबर के गुरु हैं। अब देखिए 9 साल के उम्र में जब औरंगजेब हत्या करेगा तो 9 साल के उम्र में 10वें गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह को गुरु बनाया जाएगा और ये अंतिम गुरु होंगे गुरु गोविंद सिंह। डेट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह का देहांत कब होता है? सुप्रीम सेक्रीफाइस कब दे रहे हैं? 7 दिसंबर 1708 को औरंगजेब के साथ लड़ रहे हैं। और कहाँ पे होते हैं? नांदेड़ महाराष्ट्र में। याद रखिएगा क्योंकि आप बिहार टिक कर सकते हैं, है ना, नांदेड़ महाराष्ट्र में। देखिए अभी तक जो चल रहा है वो कौन सा पंथ चल रहा है? नानक पंथ चल रहा है। ये सगुण सेक्ट है कि निर्गुण है? निर्गुण है, कण कण में भगवान है ना, तो नानक पंथ चल रहा है। पर ये जो मर्द हैं गुरु गोविंद सिंह, जब औरंगजेब इस्लाम को थोपना स्टार्ट करता है, देखिए कोई भी धर्म इज़ नॉट किसी से इन्फीरियर है, यू कैन नॉट फोर्स योर ओपिनियन बिलीफ ऑन समवन, है ना। कोई भी, हम हिंदू हैं तो मुसलमान पर नहीं थोप सकते, मुसलमान हम पर नहीं थोप सकता, क्रिश्चियन किसी पर नहीं थोप सकता। यही तो खूबसूरती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। जब औरंगजेब एक फैनेटिक है, जो भी व्यक्ति फैनेटिक है वो देश के लिए खतरनाक है। हर आदमी को रहने का अधिकार है। जो फैनेटिक आदमी है, औरंगजेब इस्लाम को थोपना स्टार्ट करता है, जब इस्लाम पर को थोपना स्टार्ट करता है तो 1699 में ये जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये नानक पंथ को कन्वर्ट करते हैं खालसा पंथ में। खालसा क्या होता है? वो शहीद करेगा, अपने धर्म की बचाव करेगा। देखो सिख कुछ नहीं है, हिंदूज ही हैं जो धर्म को अपनाते हैं, है ना। खालसा पंथ को अपनाएगा। खालसा पंथ मतलब वो शहीद की बात करेगा, वो शहादत की बात करेगा अपने धर्म के लिए, और इस्लाम कबूल करने से मना करेगा, फोर्सफुल कन्वर्जन के लिए मना करता है। खालसा पंथ में 5K की बात होती है। खालसा पंथ कौन करते हैं? गुरु गोविंद सिंह कर रहे हैं। 5K में क्या है? केश, कृपान, काड़ा, कच्छा, है ना। केश, कृपान, काड़ा, कच्छा, और क्या है? केश हो गया, कृपान हो गया, काड़ा हो गया, कच्छा हो गया, और क्या हो गया यार? कंघा, है ना, बाल झाड़ने के लिए कंघा, है ना। तो 5K की बात करते हैं। पर यहाँ पे अगर हम लोग रुक जाए ना तो बात थोड़ा सही नहीं जमेगा। थोड़ा सा और देखो क्या होता है कि 26 दिसंबर को हाल में, इसको करंट से लिंक करना है ना, 26 दिसंबर को हाल में पंजाब का चुनाव होता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको माइलेज लेना चाहते हैं। देखो कोई भी प्रधानमंत्री माइलेज लेगा, है ना। तो माइलेज लेने के लिए प्रधानमंत्री 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में इसको घोषित कर देते हैं। वीर बाल दिवस क्या होता है? इनके 4 बच्चे शहीद होते हैं, औरंगजेब इनको शहीद करता है और मतलब एक दीवार में उनको ऐसे करके खड़ा करके मतलब प्लास्टर कर देता है। बहुत दुखद है ना। वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा इनके 4 बच्चों की शहादत के लिए, गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों की शहादत के लिए। पर देखो एक इसमें थोड़ा सा और हम लोग घुसते हैं यहाँ पर। अच्छा, ही इज़ क्रेडिटेड फॉर द कंपाइलेशन ऑफ, यार इस सब पे हम लोग सोच रहे हैं कि एक वीडियो बनाए जिसमें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ द बिहार, तो उसमें बहुत डिटेल में बताया। ही इज़ क्रेडिटेड विद द कंपाइलेशन ऑफ दसम ग्रंथ, जो इनकी किताब है दसम ग्रंथ, जो सबसे नोबल किताब है इनकी। दसम ग्रंथ का कंपाइलेशन गुरु गोविंद सिंह करते हैं, ठीक है। और एक चिट्ठी लिखते हैं, उसका नाम है जफरनामा। जफरनामा इज द पार्ट ऑफ द दसम ग्रंथ। इस जफरनामा में जो चिट्ठी लिखते हैं औरंगजेब को, उसका जिक्र होता है, उनके वर्सेस की बात होती है। जफरनामा में क्या होता है कि बैटल ऑफ चमकौर है। देखो बैटल ऑफ चमकौर को, चमकौर एक जगह है, चमकौर को चमकौर साहिब भी बोलते हैं, पंजाब में जगह है बैटल ऑफ चमकौर। और चमकौर जो है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा है, चमकौर विधानसभा सीट भी है। बैटल ऑफ चमकौर को स्लॉटर ऑफ चमकौर कहा जाता है। देखिए जब ये खालसा के जो लोग हैं ये बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, जब बहुत बहादुरी से लड़ते हैं तो एक बार 1 लाख की सेना
औरंगजेब की 100 या 150 सैनिक जो खालसा वैरियर्स हैं इनकी हत्या करता है। तो कुछ लोग कहते हैं पर ये जो 100 खालसा के वैरियर्स हैं बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस देते हैं, और जब वो बोलता है कि तुम इस्लाम कबूल करो, इस्लाम कबूल करने से मना कर देते हैं, सुप्रीम सेक्रीफाइस देते हैं। तो कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि दिस इज़ नॉट अ बैटल ऑफ द चमकौर बट इट इज़ द स्लॉटर ऑफ चमकौर। और इसी पर ये एक चिट्ठी लिखते हैं औरंगजेब को, बोलते हैं कि कम से कम अपने खुदा से तो तुम डरते, अपने अल्लाह से तो तुम डरते, ये जो तुम स्लॉटर किए हो तो हमसे युद्ध लड़ते, हम युद्ध में परास्त होना पसंद करते, पर इस तरह का जो तुम अटैक करते हो, जब एसिमेट्रिक अटैक है, इसमें तुम अपने तुम्हारा कुरान भी इसकी इजाज़त नहीं देता है, और जब तुम ऊपर जाओगे तो इसका तुमको जवाब देना पड़ेगा। और यही जफरनामा जो है 10वें ग्रंथ का पार्ट है जो चिट्ठी लिखते हैं। और याद रखिएगा औरंगजेब एक बनाता है सेकंड ताजमहल अपनी बीवी के याद में। कहाँ बनाता है? मेरे वाला औरंगाबाद में नहीं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाता है ना। सेकंड ताजमहल को इसको क्या कहा जाता है? सेकंड ताजमहल तो है ही, बीवी का मकबरा भी इसको कहता है, बीवी का मकबरा। फैनेटिक आदमी है और बीवी का मकबरा है, इसको सेकंड ताजमहल, क्योंकि ताजमहल को इमिटेट करता है, उसको कॉपी करता है। जीवन में आप किसी को कॉपी करेंगे तो थोड़ी ओरिजिनल बन सकते हैं, ओरिजिनल तो ओरिजिनल है ना। और इसका क्या नाम है? रबिया कुछ करके नाम था यार इसकी पत्नी का, रबिया उद दौल, पता नहीं, जो भी है नाम रबिया करके कुछ है ना, रबिया उद दुरानी है कि क्या है ना, उसको देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। पर वो याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद में वो सेकंड ताजमहल बनाता है जिसको बीवी का मकबरा भी बोलते हैं। जफरनामा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए नया इन्फॉर्मेशन होगा। अब देखिए पाहुल सिस्टम क्या है। एक सिख है, अगर ये सिख बनना चाहता है खालसा मतलब अपने धर्म के लिए वो शहीद देगा, तो उसको एक अमृत जल से छिड़काव किया जाता है, गंगा जल की तरह है, मतलब उनके लिए सबसे पवित्र चीज़ है। जब वो बैप्टाइजेशन सेरेमनी है, आप उसको बैप्टाइज्ड कर रहे हैं ना, तो दिस बैप्टाइजेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज द खालसा पंथ। तो एक सिंपल सरदार जी खालसा बन जाएंगे और अपने आप को मतलब सुप्रीम सेक्रीफाइस भी देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह किससे रिलेटेड हैं? अपने बिहार से रिलेटेड हैं। सिखों का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह अपना पटना है, बिहार है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।